मैं आप लोगों के साथ केंद्रीय बजट जो 2020 का है यह मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। यह अभी जो आपके बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा हो रही है उसके लिए, उसके दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बजट को कभी भी हम डिस्कस करेंगे तो किन बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे उस दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। तो जब हम देखते हैं कि वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो बजट पेश किया गया था फरवरी 2020 में, वो पूरा का पूरा बजट जो था वो 30.42 लाख करोड़ का था। और जैसे ही बात की जाती है कि एक बजट का जो रकम फिक्स कर दिया जाता है, इस रकम की बजट है, तो यह सीधी बात वहाँ पर उठ के आती है कि 30.42 लाख करोड़ का अगर ये बजट है तो इतना ही आय होगा और इतना ही व्यय होगा। तो कुल आय भी जो होगा वो 30.42 लाख करोड़ होगा और कुल व्यय जो होगा वो भी 30.42 लाख करोड़ ही होगा। जैसे कि आप अपने घर का अगर बजट बनाते हैं तो बजट में अपना इनकम रखते हैं कि हमारा एक महीने का कितना इनकम है और फिर उसका हम कितना व्यय करने जा रहे हैं, उसको हम कितना खर्च करने जा रहे हैं। बजट बस यही होता है कि एक जो अगले वित्त वर्ष में हम खर्च करने जा रहे हैं, हमारे पास जो एक महीने में जो पैसे आए उसको हम किस प्रकार कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, तो उसी का पूरा आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है उसी को बजट कहते हैं। अब जब कुल आय भी हमारा 30.42 लाख करोड़ है और कुल व्यय भी हमारा 30.42 लाख करोड़ है, तो हम देखेंगे कि आय की क्या मदें हैं और व्यय का क्या मद है। आय का मद जब हम देखेंगे तो आय दो तरह से आएगा, या तो राजस्व से आएगा या पूंजी से आएगा। तो पहला जो मद है वो राजस्व का मद है, दूसरा जो मद है वो पूंजी का मद है। अगर हम राजस्व में देखते हैं तो राजस्व का कुल जो प्रतिशत है इस 30.42 लाख करोड़ में जो राजस्व से हमारे पास आ रहा है वो 66.43% है। तो राजस्व आय का, केंद्र सरकार के पास जो राजस्व से पैसे आ रहे हैं वो कुल आय का, कुल जो प्राप्ति उसके पास हो रही है उस कुल प्राप्ति का 66.43% है। और अगर पूंजीगत रूप से जो प्राप्त हो रही है वो अगर देखते हैं तो वो 33.57% है, वह 33.57% है। अब अगर हम देखते हैं कि राजस्व मद में जो हम प्राप्त हो रहा है यह किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, थोड़ा सा राजस्व मद से जो प्राप्त हो रहा है वो किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, तो इस दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी दो बातें उभर के सामने आती है। एक कि जब कभी भी ये आएगा तो कर की ओर से आएगा, और दूसरा कर के इतर, कर के अलावा जो प्राप्ति होती है उससे हमारे पास आएगा। तो जब हम कर के दृष्टि से, कर के द्वारा जो राजस्व सरकार को आ रही है उसको देखते हैं तो उसका जो पूरे जो राजस्व प्राप्ति में जो उसका परसेंटेज है वह 80.95% है। तो 80.95% जो इनकम आ रहा है वह कर के द्वारा आ रहा है, और बाकी जो बच जाता है 19.05% वह कर से अलग आ रहा है। फिर इसको हम आगे इलेबोरेट करेंगे कि कर से जो आ रहा है वो कैसे कैसे आ रहा है, जहां से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अगर हम उसी तरह पूंजी वाले मैटर में देखते हैं कि इसमें पैसा कहां कहां से आ रहा है, तो यहां पर भी तीन तरह से आ रहा है। एक तो कि कोई भी उधारी दिया गया है तो उसके कारण जो देयता है उससे आ रहा है, तो उधार एवं अन्य देयता से। दूसरा जो पैसा आ रहा है वह कोई अन्य प्राप्ति से, और तीसरा जो है वो ऋणों की वसूली से। और तीसरा जो आ रहा है वह ऋणों की वसूली से आ रहा है। और इसका भी हम अगर परसेंटेज देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वह उधार एवं अन्य देयता का है जो कि 77.97% है। जो अन्य प्राप्ति से आ रहा है वो 20.50% है, और जो ऋणों की वसूली से आ रहा है वह 1.43% है। तो ये हमारे पूरे के पूरे आय का ब्यौरा है। आय के डिफरेंट जो फ्रैक्शंस हैं उसमें बाइफर्केशन का इसी प्रकार से होगा। जब हम व्यय को देखते हैं तो व्यय भी हमारा दो तरह से होगा, एक राजस्व खाता में व्यय होगा
और दूसरा जो होगा वो पूंजीगत खाता में व्यय होगा। और यह सिंपल सा बात है कि राजस्व खाता में जो इंस्टेंट काम होता है, जहां पर इंस्टेंट पैसे खर्च किए जाते हैं वो राजस्व खाता में जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए जो खर्च किया जाता है वो पूंजीगत खाता में जाता है। तो अगर राजस्व खाता के का व्यय अगर हम देखते हैं तो इसके भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला कंपोनेंट्स है ब्याज का भुगतान। इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वह है पूंजी परिसंपत्तियों के निर्माण में जो पैसे लगाए जा रहे हैं। और इसका तीसरा जो खर्च है वो अन्य खर्च है। इस दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर योगदान है वह अन्य खर्च का है, जो 65.22% का है। पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण में 7.85% खर्च हो रहा है और ब्याज भुगतान में 26.93% का खर्च हो रहा है। तो ये हमारे पूरे आय और व्यय का ब्यौरा है कि आय हमारा कहां से हो रहा है और हमारा जो व्यय होगा वो कहां से होगा। अब हम इन पूरे आय को अगर राजस्व और उसके क्षेत्र में बांट के देखते हैं कि कर से आ रहा है तो किस किस प्रकार से आ रहा है। अक्सर प्रश्न जो पूछे जाते हैं कि करों की वसूली में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो उसको उस दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो उसको हम अलग से अगर हम बांट के देखते हैं कि प्राप्तियां जो कुल प्राप्ति हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है, तो उसको हम अलग से इस प्रकार बांट के देख सकते हैं। कुल प्राप्ति के जो अलग अलग जो राजस्व या अन्य राजस्व से इतर जो प्राप्त होता है उसको अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्राप्त हो रहा है वो दो जगह से प्राप्त हो रहा है। एक होता है कॉरपोरेट टैक्स, निगम कर, जहाँ से 18% राशि की प्राप्ति हो रही है। उसी प्रकार आय कर से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से 17% राशि की प्राप्ति हो रही है। उसके बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, सेंट्रल एक्साइज टैक्स को अगर हम देखते हैं तो यहां से 7% की प्राप्ति हो रही है, 7% की प्राप्ति हो रही है। इसी प्रकार सीमा शुल्क से देखते हैं तो यहां से 4% की रकम आ रही है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण फ्रैक्शन है जीएसटी, तो जीएसटी से भी 18% आ रहा है। जितना निगम कर से आ रहा है उतना ही जीएसटी से भी आ रहा है। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि जितना राशि या कोई दो ऐसे मद का बतलाइए जहां से समान रूप से राशि आ रही है, तो 18% जीएसटी से भी आ रहा है और 18% निगम कर से भी आ रहा है। तो इस प्रकार से भी इसका जवाब आप दे सकते हैं। फिर अगर हम कर भिन्न राजस्व को देखते हैं तो यह 10% आ रहा है। फिर ऋण से अलग अगर पूंजीगत प्राप्ति को देखते हैं तो यह 6% है। और उधार एवं अन्य देयता से अगर देखते हैं तो यहां से 20% की रकम आ रही है। तो अगर हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा प्राप्ति में जो सबसे ज्यादा रकम आ रहा है वो 20% का रकम है, जो कि उधार एवं अन्य देयताओं से आ रहा है। इसके बाद जो दो महत्वपूर्ण कंपोनेंट है वो निगम कर है और जीएसटी है, जहां से 18% आ रहा है। और उसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह आयकर है, जहां से 17% का रकम जो है वो वहां से आ रहा है। तो ये चार चीज को आप याद रखेंगे। सबसे ज्यादा जो आ रहा है उधार एवं अन्य देयताओं से आ रहा है। कुल प्राप्ति में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है, जो सबसे ज्यादा प्रतिशत हिस्सा है
वो उधार एवं अन्य देयताओं का है, जहाँ से 20% आ रहा है रकम। उसके बाद दूसरा स्थान पर जीएसटी और निगम कर दोनों बराबर रूप से आ रहा है। अगर आपका ये ई ऑप्शन का यहाँ पर चूंकि स्कोप है और ई ऑप्शन में अगर दोनों रहता है कि सबसे ज़्यादा प्राप्ति कहाँ से हो रही है, और अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता है, उधार एवं अन्य देयता ऑप्शन में नहीं रहता है, तो निगम कर और जीएसटी अगर दोनों रहता है तो ऑप्शन आपका ई होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। पहला जो अगर चार देखते हैं कि चार कंपोनेंट्स कौन कौन सा है, तो सबसे पहला स्थान पर उधार एवं अन्य देयता रहेगा, दूसरा स्थान पर ये दोनों रहेगा जीएसटी एवं निगम कर, और तीसरा स्थान पर जब रहेगा तो आयकर रहेगा। उसी प्रकार जब हम व्यय के सेंस में जाते हैं कि व्यय का क्या स्थिति रहेगा, ये तो हमारी प्राप्ति हो गई, इस यहाँ से हमारी प्राप्ति हो रही है, और इस प्राप्ति को हम अगर भिन्न भिन्न फ्रैक्शनों में बांट के देखते हैं तो ये इस प्रकार से है। अब हम व्यय की रकम को देखेंगे कि व्यय हमारा कहाँ कहाँ होने जा रहा है। सरकार ने व्यय के लिए कौन कौन सा मद फिक्स किया है, और उस डिफरेंट जो मद है उस मद में कहाँ कहाँ पर कितना कितना व्यय होने जा रहा है। तो उस स्थिति से अगर हम देखते हैं तो जो सबसे ज़्यादा व्यय हो रहा है वह कर एवं शुल्क में जो राज्यों का हिस्सा जा रहा है वहाँ पर हो रहा है। अब हम आते हैं कि व्यय, कुल व्यय की क्या स्थिति है। तो व्यय में अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा हिस्सा जो है वह कर एवं शुल्क में राज्यों के हिस्से से संबंधित है। कर एवं शुल्क में राज्यों का हिस्सा, और यह कहां से डिसाइड होता है, थोड़ा भी अगर आपको ध्यान होगा तो यह वित्त आयोग के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो 14वें वित्त आयोग की सिफारिश आई थी अभी फरवरी में, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश आई है। इसका हम लोगों ने जब सर्वे डिस्कस कर रहे थे बिहार का, तो वहाँ भी हम लोगों ने इसकी चर्चा की है। तो सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है जो खर्च हो रहा है केंद्र सरकार के थैले में, जो रकम है वहाँ जो खर्च हो रहा है वो सबसे बड़ा हो रहा है कर एवं शुल्क में राज्यों का जो हिस्सा दिया गया है वहाँ खर्च हो रहा है। दूसरा नंबर पर अगर आप देखेंगे तो 18% जो है वो ब्याज अदायगी को है। ब्याज अदायगी पर 18% की राशि खर्च हो रही है। उसके बाद अगर तीसरा नंबर पर आप देखते हैं तो केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं उस पर राशि खर्च होती है। केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं उस पर 13% की राशि खर्च हो रही है। उसके बाद वित्त आयोग के द्वारा के सिफारिश पर जो अंतरण किया जा रहा है राज्यों को, जो अनुदान के रूप में, डिफरेंट ग्रांट के रूप में और तरीके से जो वित्त आयोग की सिफारिश पर जो अंतरण होता है उस पर खर्च हो रहा है। तो इस पर 10% की राशि खर्च हो रही है। फिर अगर हम जाते हैं तो केंद्र प्रायोजित जितनी भी योजनाएं हैं उस पर 9% की राशि खर्च होती है। अब यहाँ दो चीज़ डिफरेंस कीजिएगा कि एक है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं और दूसरा है केंद्र प्रायोजित योजनाएं। तो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं वो योजनाएं जो पूरी तरह से केंद्र के द्वारा वहाँ पर दी जा रही है, और केंद्र प्रायोजित योजना है जहाँ पर केंद्र की भी कुछ हिस्सेदारी होती है और राज्य सरकार की भी कुछ हिस्सेदारी होती है। तो ऐसी स्थिति में जो पांचवा जो स्थान पर, 5वें नंबर पर जो खर्च आ रहा है वह केंद्र प्रायोजित योजनाओं का है। केंद्र प्रायोजित योजना के मद में जो खर्च हो रहा है वो 9%, 9% का खर्च हो रहा है। इसके बाद जो अगला है वो रक्षा है, डिफेंस, जिस पर 8% की राशि खर्च हो रही है। और इसके बाद अगला जो रकम है वो सब्सिडी है, जिस पर 6% की राशि खर्च हो रही है। और यहाँ पर अगर एक चीज़ और ध्यान में सब्सिडी के साथ ही रख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा जो सब्सिडी दिया जाता है वो खाद्य सब्सिडी दिया जाता है। जो पीडीएस स्कीम के तहत जो भोजन और अनाज जो उपलब्ध करवाया जा रहा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा सब्सिडी दिया जा रहा है। तो सब्सिडी के मद में जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर खर्च हो रहा है वह खाद्य मद है।
दूसरा नंबर पर यहाँ पर यूरिया सब्सिडी है, और तीसरा नंबर पर एलपीजी है। एलपीजी अर्थात जो गैस का आप यूज करते हैं उसके लिए जो सब्सिडी केंद्र सरकार दे रही है वो यहाँ पर आ रहा है। तो ये सब खर्च की मदें हैं, और ये अगर खर्च की मदों में सबसे ज़्यादा खर्च जो हो रहा है वो 20% का खर्च जो हो रहा है वह राज्यों को जो करों में जो हिस्सेदारी दी जाती है उसमें खर्च हो रहा है सबसे ज़्यादा। उसके बाद दूसरा नंबर पर देखिए तो ब्याज अदायगी में खर्च हो रहा है। तीसरा नंबर पर देखिए तो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं में 13% की राशि खर्च हो रही है। वित्त आयोग की सिफारिश पर जो राज्यों को अंतरण किया जा रहा है उस पर 10% की राशि खर्च हो रही है। फिर केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर 9% की राशि खर्च हो रही है। डिफेंस में 8% की राशि खर्च हो रही है, और सब्सिडी में 6% की राशि खर्च हो रही है। और सब्सिडी में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो खर्च सब्सिडी दी जा रही है वह खाद्य पदार्थ पर दी जा रही है, जो पीडीएस स्कीम के थ्रू सब्सिडाइज्ड रेट पर जो खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाए जाते हैं उस पर दी जा रही है। उसके बाद देखिएगा तो यूरिया पर दिया जा रहा है। तीसरा नंबर पर देखिएगा तो एलपीजी पर दिया जा रहा है। इसके बाद अगर देखिएगा तो लघु बचत पर जो ब्याज भुगतान होता है उस पर दिया जा रहा है। तो ये डिफरेंट मद है जहां पर सब्सिडी दिया जा रहा है। तो ये दो क्षेत्र है जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं, और ये प्रश्न कंप्लीट फैक्चुअल प्रश्न होते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार इसको सुन लेंगे तो आपके ध्यान में रहेंगे और ये आपको याद हो जाएंगे। याद नहीं भी होते हैं तो चूंकि उत्तर वहां पर आपके सामने रहेगा तो आपको सही उत्तर तक पहुंचने में ये जरूर मदद पहुंचाएंगे। अब आता है 3-4 तरह का घाटा होता है जो प्रत्येक बजट के में जिसके विषय में वर्णन रहता है, जिसके विषय में हालांकि वहाँ से प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं या प्रश्न पूछने की वहाँ से प्रवृत्ति नहीं देखी गई है, लेकिन बाई द वे अगर पूछा जाता है तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि घाटा जो है वो एक राजस्व घाटा होता है। दूसरा जो होता है वो प्रभावी राजस्व घाटा होता है। तीसरा जो होता है वो राजकोषीय घाटा होता है। और चौथा जो होता है वो प्राथमिक घाटा होता है। तो राजस्व घाटा जो होता है वो कुल आय और कुछ कुल व्यय का जो अंतर होता है वो राजस्व घाटा के रूप में दिखा जाता है। और अगर राजस्व घाटा देखें इस वर्ष में तो वह 6.09 लाख करोड़ का राजस्व घाटा है। इसमें अगर पिछले वर्ष की बनिस्पत देखें तो पिछले वर्ष की बनिस्पत 0.3% की वृद्धि हुई है। और अगर इसको जीडीपी के प्रतिशत के रूप में देखें तो यह जीडीपी का 2.7% है। यह जो है वो जीडीपी का 2.7% है। तो मैक्सिमम प्रश्न अगर आपसे बनेंगे तो यही दो जगह से प्रश्न बनेंगे कि पिछले वर्ष की बनिस्पत राजस्व घाटा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो ध्यान में आप रखेंगे कि वहां पर 0.3% की वृद्धि हुई है। अगर देखें कि कुल जीडीपी का, देश के जीडीपी का ये कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो यह 2.7% है। अब अगर हम प्रभावी राजस्व घाटे की बात करें तो प्रभावी राजस्व घाटा का कैलकुलेशन पहले नहीं होता था, 2011-12 से इसकी शुरुआत की गई है। और इसको अगर देखें कि प्रभावी राजस्व घाटा का आकलन कैसे किया जाता है, तो टोटल राजस्व घाटे की जो स्थिति होती है, इस राजस्व घाटे में से जो पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए जो खर्च किए गए हैं उसको माइनस कर दिया जाता है। उसके बाद जो राशि बचती है उसको इफेक्टिव फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है। इफेक्टिव राजस्व, प्रभावी राजस्व घाटा उसको कहा जाता है। और अगर इसको देखते हैं तो यह 4.02 लाख करोड़ है। इस वर्ष में अगर देखें तो यह 4.02 लाख करोड़ है। और अगर इसको देखें तो जीडीपी का 1.8% है ये। जब हम राजकोषीय घाटा की बात करते हैं तो राजकोषीय घाटा जो होता है वो आंतरिक और बाह्य ऋण का कुल योग जो है वही राजकोषीय घाटा होता है। और ये लगभग 8 लाख करोड़ का है।
ये 8 लाख करोड़ का, और जीडीपी के परसेंटेज के रूप में देखें तो यह जीडीपी का 3.5% है। और प्राथमिक घाटा की अगर हम बात करते हैं तो प्राथमिक घाटा है कि राजकोषीय घाटा में से जब ब्याज भुगतान को घटा दिया जाता है तो उसको प्राथमिक घाटा कहते हैं, जो कि 88,000 करोड़ का है। तो ये प्रमुख 4 आंकड़े हैं। हालांकि ये आपके लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ से प्रश्न बनने की उतनी ज़्यादा संभावना नहीं है, फिर भी एक बार इस पर ध्यान रखे रहेंगे, ध्यान इस पर देंगे, हो सकता है यहाँ से पूछे जाए प्रश्न। इसके अलावा अगर हम बजट को देखते हैं तो बजट में 1-2 योजना को अगर देखते हैं कि कौन सी योजना यहाँ पर शुरू की गई है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना आकांक्षी भारत योजना की यहाँ पर शुरुआत की गई थी। तो महत्वपूर्ण जो योजना शुरू की गई थी वो आकांक्षी भारत योजना है। जो 3 चीजों पर फोकस कर रही थी। इसके फोकस के 3 बिंदु थे। पहला, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार पूरे देश में सबके लिए, क्योंकि कोरोना का पीरियड का आगाज हो चुका था, तो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार इसके एक बिंदु थे। दूसरा बिंदु था सभी के लिए आर्थिक विकास। और तीसरा जो बिंदु था इसका, वह था एक जिम्मेदार शासन, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की गई थी। और इसके अंतर्गत डिफरेंट विभाग जो है, जितने भी अब अर्थव्यवस्था के डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जैसे कृषि है, उद्योग है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सबके लिए अलग अलग आवंटन किया गया था। तो आपके लिए वो आवंटन राशि को जानने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो राशि से प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। जो महत्वपूर्ण बातें इसमें कही गई हैं उसको आप केवल ध्यान में रखेंगे। जैसे कृषि क्षेत्र के लिए, तो कृषि क्षेत्र के लिए 3-4 बातें जो महत्वपूर्ण है वो एक है कि इसमें किसान रेल चलाने की बात की गई थी, कृषि उड़ान की बात की गई थी, किसान रेल की शुरुआत हो भी चुकी है। इसके अलावा मवेशियों को होने वाले 2 रोगों के लिए को 2025 तक निपटा देने की बात की गई थी, 2025 तक उस पर काबू पा लेने की बात कही गई थी, जिसमें से एक रोग जो है वो मवेशियों से संबंधित ब्रुसेलोसिस की बीमारी है। तो ब्रुसेलोसिस से संबंधित बीमारी को 2025 तक निपटा लेने की बात इसमें कही गई थी, उसको पूरी तरह से समाप्त कर देने की बात की गई थी। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो पेस्टे ब्रेस पेटिट्स रूमिनेंटर, ये भेड़ों को होने वाली बीमारी है। तो इसे भी 2025 तक खत्म करने की बात की लक्ष्य रखा गया है। और दूसरा जो है वो मवेशियों से संबंधित जो बीमारी है वो ब्रुसेलोसिस है। तो ये दोनों को ध्यान में रखेंगे, इससे संबंधित बातें यहाँ पर कही गई है। अगर मानव के क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर टीबी को 2025 तक टीबी उन्मूलन की बात की गई है, और टीबी के उन्मूलन का भी जो लक्ष्य रखा गया है वो 2025 रखा गया है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपसे बन सकते हैं। उसी तरह जनौषधि केंद्र है कि प्रत्येक जगह, प्रत्येक जिला में या प्रत्येक जगह जनौषधि केंद्र का जो विकास है वो 2024 तक करने की बात कही गई है। 2024 तक प्रत्येक जगह पर जनौषधि केंद्र को विकसित कर दिया जाएगा। अगर शिक्षा और कौशल से संबंधित देखें तो यहाँ पर देखिए कि दो संस्थानों को स्थापित करने की बात की गई है। एक राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना की बात इस बजट में की गई है, और इसके साथ ही एक राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की बात भी कही गई है। तो इन दोनों संस्थानों की स्थापना के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। अगर आर्थिक विकास की बात करें, आर्थिक डेवलपमेंट की बात करें, तो यहाँ पर निवेश
मंजूरी प्रकोष्ठ के गठन की बात की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन शुरू किया गया है। और तीसरा जगह पर एक निर्यात को बढ़ाने के लिए जो ऋण वितरण है, इसके लिए निर्वीक कार्यक्रम को शुरुआत किया गया है। तो ये ध्यान में रखें कि निर्वीक से अगर प्रश्न पूछा जाता है कि निर्वीक कार्यक्रम किस चीज़ के लिए, या केंद्रीय बजट में प्रस्तुत जो निर्वीक कार्यक्रम है यह किस चीज़ के लिए शुरू किया गया है, तो वहाँ पर आपको ध्यान में रहेगा कि यह जो है यह निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए ऋण वितरण की एक योजना है। इसके अलावा सांस्कृतिक क्षेत्र में देखिएगा तो भारतीय विरासत एवं संरक्षण के लिए वहाँ पर ज़्यादा कोशिश किया गया। वहाँ पर कुछ साइट्स हैं, उस साइट्स को राष्ट्रीय विरासत में शामिल करके उसकी सुरक्षा की बात की गई, जिसमें राखीगढ़ ही महत्वपूर्ण है। और इस बजट के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो एक विवाद से विश्वास योजना भी शुरू की गई है, जो कि कर सुधार से संबंधित है। जो कर से संबंधित जो विवाद होते हैं उनको उसके निपटारे से संबंधित वो योजना है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इन सब के अलावा कुछ जो सर्वे से, केंद्रीय सर्वे से जो कुछ रुझान उभर के सामने आ रहे हैं उनको भी हम ध्यान में रखेंगे। और उन रुझानों को अगर हम देखते हैं तो 2-3 महत्वपूर्ण बातें वहाँ पर सामने आती है, जो जहाँ से प्रश्न बनते हैं। पूरा सर्वे केंद्र सरकार का पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है, बिहार का सर्वे हमने विस्तृत रूप से डिस्कस कर लिया है। तो 2-3 बातें जो वहाँ से उभर के सामने आती हैं, तो एक जो आता है कि जीवीए में किस सेक्टर का क्या योगदान है, केंद्रीय जीवीए में किस सेक्टर का क्या योगदान है। तो 3 सेक्टर हमारे यहाँ है। प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि एवं उससे जुड़े हुए जो अन्य कार्यक्रम उसमें शामिल है, जैसे कृषि के साथ ही फूड प्रोसेसिंग से संबंधित बातें हैं, या हॉर्टिकल्चर से संबंधित बातें हैं, या पशुपालन से संबंधित बातें, वो सब कृषि में आती हैं। और कृषि का जो योगदान है वह इस सर्वे में अगर देखिएगा तो 13.91% का योगदान है। भारत के कुल जीवीए में कृषि का जो योगदान है वह 13.91% है, जो पिछले वर्ष की बनिस्बत, पिछले वर्ष जो था 2018-19 में जो योगदान था वह 16.1% था। तो यहाँ पर कमी दिखाई दे रही है। कृषि के योगदान में लगभग 3% की कमी आई है। दूसरा जो द्वितीयक क्षेत्र है, जो कि उद्योग से संबंधित है, उद्योग एवं उससे संबंधित बातें जो इसके अंतर्गत सम्मिलित होती हैं, इसका अगर पहले देखिएगा तो पहले जो योगदान था वो 29.6% का था, जो घट के अभी 28.3% हो गया है। तो इसका जो योगदान है वो 28.3% का है। इसमें भी कमी की प्रवृत्ति दिखती है। पिछले वर्ष का अगर हम देखते हैं तो ये पिछले वर्ष में 29.6% था, 29.6% का ये योगदान था, जो कि घट के अब 28.3% पे आ गया है। और जब हम सेवा क्षेत्र की बात करते हैं, तृतीयक क्षेत्र की हम बात करते हैं, जिसके अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है, तो यहां पर देखते हैं कि जो यहां पर कमी हो रही है, वही कमी जो है वो भरपाई कहां से हो रही है, तो सेवा क्षेत्र से हो रही है। और यहां पर जो योगदान इसका है वो 57.8% है, 57.8% है। और ये पिछले वर्ष जो था वो 54.3% का योगदान था। तो यहां पर 3% की बढ़ोतरी दिख रही है। तो अगर तीनों सेक्टर के योगदान से संबंधित प्रश्न अगर आपके पास आते हैं तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो सेवा क्षेत्र का है। कितना है, तो 57.8% है। दूसरा नंबर पर उद्योग का क्षेत्र है, जहां 28.3% है। तीसरा क्षेत्र जो है वो कृषि और प्राथमिक सेक्टर है, जहां पर योगदान जो है 13.91% है। अब यहाँ से 3-4 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किस सेक्टर का योगदान में वृद्धि हुई है, जीवीए के योगदान में पिछले वर्ष के किस सेक्टर में वृद्धि हुई है, तो वो तृतीय क्षेत्र है। किस सेक्टर में कमी हुई है, तो प्राथमिक सेक्टर में भी कमी हुई है, द्वितीय सेक्टर में भी कमी हुई है। किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा कमी हुई है, तो प्राथमिक सेक्टर में सबसे ज़्यादा कमी हुई है। तो इस तरह के 4 प्रश्न अगर बनते हैं तो इस चारों प्रश्न की का आंसर आप यहाँ से कर सकते हैं।
अब एक और प्रश्न जहाँ से बनते हैं, अक्सर हाँ पूछे जाते हैं, वो है सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भारत का कौन है। दो तीन प्रश्न यहाँ से बनते हैं। एक कि सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है, आयात में सबसे ज़्यादा मद कौन सा है, निर्यात में सबसे बड़ा मद कौन सा है। तो अगर हम सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक भागीदार है वह यूएसए है, जिसकी कुल जो व्यापारिक भागीदारी है वो 11.3% है। इसके बाद दूसरा स्थान पर अभी चीन है। चाइना के साथ जो हमारी व्यापारिक स्थिति है वो कुल व्यापार का 10.9% है, जो कि चीन के साथ है। तीसरा स्थान पर यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात है, जिसकी कुल भागीदारी जो है वो 7.3% है, 7.3% की स्थिति है। और चौथा स्थान पर सऊदी अरब है, जिसके साथ जो भागीदारी है वो 4% की भागीदारी है। और पांचवा स्थान पर हांगकांग है, जिसकी भागीदारी 3.7% है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, सबको याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन कम से कम एक यूएसए और एक चीन का जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि ये हमेशा से किसी न किसी कारण से मामला जो रहता है ये चर्चा में रहता है। अब अगर हम देखते हैं आयात का मद, तो जो सबसे ज़्यादा आयात का मद है वो क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम का जो मद है वो सबसे बड़ा आयात का मद है। दूसरा नंबर पर जो है स्थिति वो सोना की है, गोल्ड का है। तीसरा नंबर पर अगर आप देखिएगा तो पेट्रोलियम है। चौथा नंबर पर हम देखते हैं तो कोयला है। और पांचवा नंबर पर कोक है। उसी तरह अगर हम निर्यात के मद को देखते हैं तो सबसे पहला नंबर पर पेट्रोलियम है, अर्थात इंडिया पेट्रोलियम का आयात भी करता है और उससे संबंधित जो उसके उत्पाद होते हैं उसका निर्यात भी कर रहा है। दूसरा स्थान पर अगर देखते हैं तो कीमती पत्थर का है। तीसरा नंबर पर देखिएगा तो दवा का है, फार्मास्यूटिकल से संबंधित जो चीजें हैं उनका निर्यात भारत कर रहा है। चौथा नंबर पर अगर आप देखते हैं तो सोना है, स्वर्णाभूषण है। तो सोना का आयात भी भारत करने में दूसरे नंबर पर आयात मद में भी है, और निर्यात के मद में देखिए तो सोना और उससे तैयार जो आभूषण है वो चौथे नंबर पर है। और पांचवें नंबर पर हम देखते हैं तो लौह इस्पात है। तो ये 4-5 जानकारी जो सर्वे से उभर के सामने आई है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ से प्रश्न बनने की जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसी के आसपास से इर्द गिर्द से प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे विशेष जानने की ज़रूरत अभी फिलहाल प्री की जब इतनी कम समय बची हुई है उस समय नहीं है। तो इतनी भी जानकारी अगर आपके पास रहती है तो ये आपके लिए सम्यक है, ये आपके लिए उपयुक्त है। इतना ही जानकारी को अगर आप बार बार देखते रहते हैं तो इससे संबंधित अगर प्रश्न आते हैं तो आप उसका हल कर सकते हैं।